नमस्कार, मैं दिवाकर सिंह राणा आप सबका स्वागत करता हूं राणा एस्पायर एकेडमी पे। तो हम लोग देख रहे थे वैदिक सभ्यता। तो जैसा कि हमने वैदिक सभ्यता की भूमिका को देख लिया था, आज हम देखने वाले हैं वैदिक आर्यों का जो क्षेत्र विस्तार हुआ भारत में वो किस तरीके का था और उनका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। तो ऋग्वैदिक आर्यों के क्षेत्र के विषय में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे ऋग्वैदिक आर्य थे उनका जो भौगोलिक क्षेत्र था, मतलब अर्थात हमने देखा पहले पिछले वीडियो में कि जो ऋग्वैदिक आर्यों का मूल निवास स्थान था वो क्या था। आज हम देखेंगे कि भारत का जो क्षेत्र था या भारतीय उपमहाद्वीप में जो आर्यंस आए थे वे कहाँ पर आकर बसे थे प्रारंभ में। तो देखिए ऋग्वेद में अफ़गानिस्तान की कुछ नदियों का उल्लेख देखने को मिलता है, जैसे कि कुभा, उसका अर्थात काबुल, क्रमु, कुर्रम, गोमती, गोमल और सुवस्तु, स्वात। तो ये चार नदियों का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ये चारों ही नदियां जो हैं वो अफ़गानिस्तान क्षेत्र की हैं। इसके साथ में ही ऋग्वेद में ही सप्त सैंधव क्षेत्र का वर्णन मिलता है, अर्थात 7 नदियों का क्षेत्र जहाँ पर 7 नदियाँ बहती हैं। वे 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु और उसकी 6 सहायक नदियाँ, वे कौन कौन सी हैं? देखिए, सिंधु, सरस्वती, सतुद्री अर्थात सतलज, विपासा, व्यास, परुष्णी, रावी और वितस्ता, झेलम, अंत में अस्कनी, चेनाब। तो ये 7 नदियों का क्षेत्र सप्त सैंधव क्षेत्र कहलाता है। तो ऋग्वेद में इन सारी नदियों का उल्लेख मिलने से ये हमें पता चलता है कि जो प्रारंभिक आर्य थे वे संभवतः इसी क्षेत्र में प्रारंभ में आकर बसे होंगे। तो प्रारंभिक आर्यों के अगर क्षेत्र की बात करें तो हम कह सकते हैं कि पंजाब और अफ़गानिस्तान के मध्य क्षेत्र में बसे होंगे, या फिर सप्त सैंधव क्षेत्र भी हम बोल सकते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए प्रारंभिक आर्य किस क्षेत्र में बसे थे तो वो क्षेत्र होगा आपका सप्त सैंधव क्षेत्र, अर्थात सिंधु और उसकी 6 सहायक नदियों का क्षेत्र। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक क्षेत्र, मतलब इन नदियों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है। इसी के साथ में आर्यों ने पूर्व की ओर बढ़ना शुरू किया और कुरुक्षेत्र के स्थान तक आते आते या कुरुक्षेत्र तक उन लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है, वहाँ पर उस क्षेत्र पर अधिकार स्थापित कर लिया। कुरुक्षेत्र वाले क्षेत्र को उन्हें अपने अधिकार में लेने के बाद उस क्षेत्र का नाम रखा ब्रह्मावर्त। ठीक है, तो ब्रह्मावर्त क्या था? जो कुरुक्षेत्र वाला क्षेत्र था जहाँ पर आर्यों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, वे क्षेत्र क्या कहलाया बाद में? ब्रह्मावर्त कहलाया। इसी के साथ में गंगा नदी का भी ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, लेकिन वो उल्लेख सिर्फ एक बार मिलता है, और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हमें देखने को मिलता है ऋग्वेद में। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रारंभिक जो आर्य थे, ऋग्वैदिक आर्य थे, उनका जो क्षेत्र विस्तार था वो गंगा नदी तक हो चुका था, ठीक है, या फिर यमुना नदी तक हो चुका था। प्रारंभ में आर्यों का क्षेत्र विस्तार यहाँ तक नहीं था, धीरे धीरे थोड़ा बहुत आगे हुआ। अगर हम कह सकते हैं कि जो आर्यंस थे, ऋग्वैदिक आर्य थे, वो उनका जो क्षेत्र विस्तार था वो गंगा के पश्चिमी तट तक देखने को मिलता है। मतलब जो आर्यंस थे उनको गंगा के सिर्फ पश्चिमी तट तक की जानकारी थी, गंगा नदी को उन लोगों ने पार नहीं किया था ऋग्वैदिक पीरियड में। ठीक है, इसी के साथ में कश्मीर की एक नदी मरुद्वृधा का भी उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है ऋग्वेद में, अर्थात जो मरुद्वृधा नदी है कश्मीर में बहती है। तो इससे क्या अर्थ निकल के आता है कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे इनको कश्मीर क्षेत्र का भी ज्ञान था, ठीक है, या वो लोग वहाँ तक भी विस्तृत हुए थे। इसी के साथ में हिमालय की एक चोटी मुंजवंत का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। अब ये मुंजवंत चोटी कौन सी है? ये हिमालय के पश्चिमी भाग की चोटी है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो लोग सोम रस का सेवन किया करते थे, या ऋग्वेद में ऐसा लिखा हुआ है कि सोम रस का पान करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो वो जो सोम रस है, तो सोम रस क्या है? एक वृक्ष से या एक वृक्ष के पत्तों से बनाया जाता था। ठीक है, तो वो जो वृक्ष था या उसके जो पत्ते थे, तो वो आर्यंस कहाँ से प्राप्त करते थे? वो इसी चोटी से प्राप्त किया करते थे, मुंजवंत, जो कि हिमालय की चोटी है, पश्चिमी हिमालय की चोटी है मुंजवंत। तो अर्थात जो ऋग्वैदिक आर्य थे इनको हिमालय का भी ज्ञान था, लेकिन सिर्फ संपूर्ण हिमालय का नहीं, सिर्फ पश्चिमी क्षेत्र का। इसीलिए इसमें सिर्फ मुंजवंत का उल्लेख मिलता है, और इसी मुंजवंत से आर्यंस सोमरस बनाने के लिए जो वहाँ का जो जड़ी बूटी थी या जो वृक्ष था उसके पत्ते प्राप्त किया करते थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग उत्तर वैदिक आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र की। इससे पहले देख लेते हैं
कि जो वैदिक साहित्य में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, मतलब संपूर्ण वैदिक साहित्य है इसमें 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। और आपका जो ऋग्वेद में नदी सूक्त है, ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख देखने को मिलता है। अब नदी सूक्त की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आप लोग ध्यान सुन लीजिए उसको। नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, लेकिन इस 21 नदियों में विपाशा अर्थात जो व्यास नदी है इसका उल्लेख नहीं है, ठीक है। उसके साथ में विपाशा का उल्लेख नहीं है, लेकिन जो अभी कश्मीर की एक नदी थी मरुद्वृधा, इसका उल्लेख नदी सूक्त में देखने को मिलता है। तो ऋग्वेद जो वेद है ऋग्वेद, उसके जो पुरुष सूक्त है इसमें 21 नदियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं उत्तर वैदिक आर्यों का जो क्षेत्र विस्तार था वो कहाँ तक था। तो देखिए शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, जो कि यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है और सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ भी इसको माना जाता है, ठीक है। महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा इसको लिखा गया है। शतपथ ब्राह्मण में एक कथा का वर्णन किया गया है, वो कथा है विदेध माधव की कथा, ठीक है। विदेध माधव की कथा में ये बताया गया है कि विदेध माधव ने वैश्वानर नामक अग्नि को अपने मुख में रखा और घृत का नाम लेते ही, घृत बोलते ही वह अग्नि मुंह जमीन पर आ गई और पूर्व की ओर सब कुछ जलाते हुए, अर्थात अगर ऋग्वेद की भाषा में कहें तो सब कुछ पवित्र करते हुए पूर्व की ओर बढ़ चली। उस नदी के पीछे पीछे विदेध माधव और विदेध माधव के पुरोहित, जिनका नाम क्या था, राहुगण, अर्थात या फिर गौतम राहुगण, वे भी साथ में चले। अब ये जो अग्नि थी, कौन सी, वैश्वानर नामक अग्नि, ये सदा नीरा नदी पर आकर रुक गई। मतलब इस अग्नि ने सदा नीरा नदी को पार नहीं किया और सदा नीरा नदी को नहीं जलाया, ठीक है। अब ये जो गंडक नदी है, सदा नीरा को वर्तमान में गंडक नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार में बहती है, ठीक है। तो यहाँ तक आर्यों का विस्तार हुआ, मतलब सदा नीरा नदी के पश्चिमी तट तक उत्तर वैदिक आर्यों ने, या प्रारंभिक जो उत्तर वैदिक आर्य थे उनका विस्तार हो गया, क्योंकि वो क्षेत्र अग्नि द्वारा पवित्र कर दिया गया था, इसीलिए आर्यंस वहाँ पर बस गए। लेकिन उन लोगों ने गंडक नदी को अभी पार नहीं किया था, ठीक है। तो ये कथा मिलती है विदेध माधव की, किस जगह कहाँ पर मिलती है, तो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। और शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण है, किस वेद का है, यजुर्वेद का ब्राह्मण है, ठीक है। आगे सदा नीरा गंडक नाम से जाना जाता है, कहाँ पर बहती है, वर्तमान बिहार में बहती है, ठीक है। इसी के साथ में शतपथ ब्राह्मण में रेवा नदी का उल्लेख भी देखने को मिलता है। रेवा मतलब वर्तमान नर्मदा नदी। तो इससे क्या अनुमान लगता है कि जो उत्तर वैदिक आर्य थे, प्रारंभ में जो उत्तर वैदिक आर्य थे, उनको पूर्व में गंडक नदी तक, है ना, और दक्षिण में नर्मदा नदी तक के क्षेत्र का ज्ञान था, या फिर वो लोग वहाँ तक बसे थे। तो रेवा नदी अर्थात वर्तमान नर्मदा नदी का उल्लेख भी कहाँ पर मिलता है हमको, शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। हिमालय की कुछ चोटियों का वर्णन भी मिलता है आपके उत्तर वैदिक ग्रंथों में। वे चोटियाँ कौन कौन सी हैं, त्रिकबुध, कौच और मोनाक। ये सारी जो चोटियां हैं ये पूर्वी हिमालय की चोटियां हैं। हमने ऋग्वेद में क्या देखा था कि जो चोटी थी मुंजवंत, वो कहाँ की थी, पश्चिमी हिमालय की चोटी थी। मतलब ऋग्वैदिक आर्यों को, प्रारंभिक आर्यों को सिर्फ हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र की जानकारी थी, लेकिन उत्तर वैदिक ग्रंथों में कई और चोटियों का वर्णन मिलता है हिमालय की। वे कौन कौन सी हैं, त्रिकबुध, कौच और मोनाक। ये तीनों ही चोटियाँ पश्चिमी हिमालय की चोटियां हैं। तो मतलब उत्तर वैदिक आर्यों को लगभग संपूर्ण हिमालय का ज्ञान हो चुका था, ठीक है। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, तो जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, तो इस पूरे दोआब क्षेत्र पर भी उत्तर वैदिक आर्यों ने क्या कर लिया था, अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इस क्षेत्र पर अधिकार स्थापित करने के बाद आर्यों ने इसका नाम क्या रख दिया, महर्षि देश, ठीक है। महर्षि देश कौन सा क्षेत्र कहलाता है, गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र। विंध्य प्रदेश का भी उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक ग्रंथों में। विंध्य प्रदेश का नाम, या उस पर अधिकार करने के बाद आर्यों ने उसका नाम रख दिया मध्य प्रदेश, या मध्य देश, है ना। बाद में जो उत्तर वैदिक काल जो अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा, उस समय तक बिहार और बंगाल का जो क्षेत्र था, इसके दक्षिण पूर्वी भाग पर भी उत्तर वैदिक आर्यों ने अधिकार कर लिया था, ठीक है। और अब ये संपूर्ण जो उत्तर भारत था, या संपूर्ण जो आर्यों का निवास स्थान हो चुका था, उस संपूर्ण क्षेत्र को किस नाम से जाना जाने लगा,
आर्यावर्त, या उसका संपूर्ण क्षेत्र का नाम क्या रख दिया गया, आर्यावर्त। तो ये हमने आज देखा हमारे जो आर्यंस थे वो भारत में आकर कहाँ पर उन लोगों ने निवास किया, ठीक है, कहाँ से हमको जानकारी मिलती है, हिमालय की जानकारी थी कि नहीं थी उनको, ठीक है। अच्छा, जो ऋग्वैदिक आर्य थे, अगर हम बात करें ऋग्वैदिक आर्य कहाँ से ले कहाँ तक बसे या उनका क्षेत्र विस्तार क्या था, तो देखिए पश्चिम में तो वो अफ़गानिस्तान से परिचित थे, तो पश्चिम में अफ़गानिस्तान, पूर्व में गंगा के पश्चिमी तट तक, दक्षिण में राजस्थान की उत्तरी सीमा और उत्तर में हिमालय तक के क्षेत्र में आर्यंस बसे थे या उसको क्षेत्र का उन लोगों को ज्ञान था, ऋग्वैदिक आर्यों का, ठीक है। अगर हम उत्तर वैदिक आर्यों की बात करें तो फिर संपूर्ण हिमालय की जानकारी थी, अफ़गानिस्तान से तो पहले ही परिचित थे, वहाँ पे बसे हुए थे। पूर्व में उन लोगों ने पहले प्रारंभ में गंडक नदी और अंत में लास्ट में संपूर्ण बंगाल के पूर्व दक्षिण क्षेत्र तक उन लोगों ने अधिकार कर लिया था। दक्षिण में कहाँ तक, विंध्य प्रदेश, जिसको कि उन्होंने मध्य देश नाम दिया था। तो ये संपूर्ण क्षेत्र विस्तार कहाँ तक हो गया था उत्तर वैदिक काल में, लगभग विंध्य देश, बिहार, बंगाल आपका, उत्तर में संपूर्ण हिमालय और पश्चिम में अफगानिस्तान, ये उत्तर वैदिक आर्यों का क्षेत्र विस्तार था, ठीक है। तो ये हमने देखा क्षेत्र विस्तार। अब हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं सारे वैदिक ग्रंथ, उनके उसके जितने भी उपनिषद हैं या वैदिक साहित्य वैदिक साहित्य कौन कौन से थे। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत जितने भी अरण्यक, उपनिषद और चारों वेद जो आते हैं वे सभी वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसके विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करें। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, और बहुत काफ़ी अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।